नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे नए वीडियो में। आज हम जानेंगे आखिर रेजिडेंसी क्या है। रेजिडेंसी, जिसे ब्रिटिश रेजिडेंसी या रेजिडेंसी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, लखनऊ के बीचों बीच एक हिस्टोरिक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है। ये एक टाइम पर ब्रिटिश राज के रेजिडेंट जनरल के लिए बनाई गई थी, यानी वो ब्रिटिश ऑफिसर जो अवध के नवाब के कोर्ट में ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे। 1770 से 1780 के दशक में जॉन ब्रिस्टो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे। इसी तरह 1857 के समय हेनरी लॉरेंस यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे। ये रेजिडेंसी का मेन एंट्रेंस है, जिसका नाम है बेलीगार्ड गेट। कहते हैं कि 1857 के दौरान यहाँ सबसे ज़्यादा हमले हुए थे। आज भी गेट पर डैमेज के निशान देखे जा सकते हैं। रेजिडेंसी का इतिहास अगर हम देखते हैं तो शुरुआत और निर्माण इसका 1774 से 1800 एडी माना जाता है। ये बात है 1774 की, जब नवाब शुजा-उद-दौला ने ब्रिटिश गवर्नर जनरल के साथ एक एग्रीमेंट किया था, जिसके तहत ब्रिटिश रेजिडेंट को अवध में स्टेशन किया गया था। 1775 में जब अवध का कैपिटल फैजाबाद से लखनऊ शिफ्ट किया गया, तब ये रेजिडेंसी भी बनाने का काम तय हुआ। इस रेजिडेंसी का निर्माण कार्य असफ-उद-दौला ने शुरू किया था और ये 1780 से लेकर 1800 ईडी के बीच में पूरा हुआ, जब सादत अली खान द्वितीय लखनऊ के नवाब हुआ करते थे। बेलीगार्ड गेट क्रॉस करते ही आपको राइट हैंड पे एक नेटिव हाउस दिखाई देगा। आखिर ये नेटिव हाउस क्या हुआ करता था? नेटिव हाउस का मतलब था एक ऐसी बिल्डिंग जो अवध के देसी शैली में बनी हुई थी और यहाँ इंडियन स्टाफ, मेहमान या लोकल रियासती लोग रुकते थे। ये हिस्सा ब्रिटिश रेजिडेंट के मेन रेजिडेंस से बिल्कुल अलग है। इसी नेटिव हाउस में इंडियन ऑफिशियल्स का रहना और जो नवाब के कोर्ट से जुड़े हुए लोग होते थे, जैसे मुंशी, वकील और ट्रांसलेटर्स या इंडियन क्लर्क्स जो ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ काम करते थे, उनको इसी नेटिव हाउस में ही रोका जाता था। या जब कोई देसी रियासत के मेहमान आते थे तो उन्हें भी यहीं ठहराया जाता था। इसी नेटिव हाउस के बीच में एक बड़ा हॉल देखने को मिलता है। जब कोई स्थानीय रईस या प्रतिनिधि आता था तो उसे इसी हॉल में बिठाया जाता था, इसलिए इसका दरवाज़ा बड़ा और मेहराब भी बनाया गया था। रेजिडेंसी की हर दीवार पर चलाई गई बंदूकों और तोपों के निशान आपको साफ नज़र आएंगे, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस समय का जो हमला हुआ था वो कितना ज़बरदस्त रहा होगा। 1857 के हमले में रेजिडेंसी की हर वो बिल्डिंग तबाह हो गई थी जो भी वहाँ पे मौजूद थी। नेटिव हाउस के बगल में ही ये एक चर्च भी बना हुआ था जो पूरा तबाह हो चुका था, जिसके सिर्फ आज दीवारें ही आपको देखने को मिलती हैं। ये हिस्सा नेटिव हाउस के पीछे का हिस्सा है और इसी के पीछे आपको ट्रेजरी ऊपर दिखाई देगी, जो थोड़ा ऊंचाई पर है। और ट्रेजरी के नेटिव हाउस के साइड में आपको एक बहुत बड़ा गार्डन देखने को मिलता है। यहाँ ऊंचाई से ये आपको नेटिव हाउस दिखाई दे रहा है और इसी के ठीक पीछे आपको जो है ट्रेजरी देखने को मिलेगी, जहाँ रेजिडेंसी का फाइनेंशियल सेक्शन जो है होता था। ब्रिटिश रेजिडेंट के लिए जो भी पैसा या डॉक्यूमेंट या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वगैरह होते थे, उन्हें वे यहीं पे सुरक्षित रखते थे। इस जगह को थोड़ा ऊंचाई पर इसलिए बनाया गया था ताकि सुरक्षा ज़्यादा रहे और आसपास नज़र भी रखी जा सके। ट्रेजरी के अंदर आपको बहुत सारे छोटे कमरे और कुछ बड़े कमरे भी देखने को मिलेंगे। इन छोटे कमरों में क्या करते थे, इन लोगों ने अपना गन पाउडर और अपने हथियार वगैरह जो है, तोप के गोले वगैरह स्टोर करके रखे थे कुछ तहखानों में। और कुछ छोटे कमरों में इन लोगों ने अपना राशन वगैरह जो है वो भी स्टोर करके रखा था कि इनकेस अगर कभी कोई अटैक होता है तो हमारा जो राशन है वो एक जगह ही सारा तबाह ना हो जाए। तो इसलिए क्या करते थे, अपना जो भी हथियार वगैरह, असलहा वगैरह हो गया और तोप के गोले और बारूद वगैरह, वो सब इकट्ठे एक जगह नहीं रख करके कई जगहों पे ये लोग तहखानों में और छोटे कमरों में रखते थे। और इन्हीं कुछ कमरों में क्या होता था, इनका अपना जो भी फाइनेंशियल वर्क होता था वो भी होता था।
और कुछ छोटे कमरों में जो है गार्ड्स को भी तैनात रखते थे। इस ट्रेजरी के हिस्से में आपको ऊपर के दरवाजे काफ़ी बड़े देखने को मिलेंगे और नीचे के जो दरवाजे हैं वो काफ़ी छोटे, लगभग 5 या 6 फुट की हाइट के होंगे वो, लेकिन ऊपर के लगभग 8 फुट की हाइट के लग रहे थे। और इसको देखने से ऐसा पता चलता है कि जो नीचे का पोर्शन रहा होगा वो एक तरीके से इन लोगों ने बेसमेंट बना के रखा होगा, जिसमें अपने तोप के गोले वगैरह इन सब चीज़ों को स्टोर करते होंगे ताकि वो सुरक्षित रह सकें और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी वहीं पे सुरक्षित रखते होंगे। कहते हैं कि 1857 में सीज ऑफ लखनऊ के समय ये एरिया भी एक फाइटिंग जोन बना। ऊंचाई पर होने की वजह से एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी बन गया था बाद में। रेजिडेंसी का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जो डैमेज ना हुआ हो। ट्रेजरी भी पूरी तरीके से तहस नहस हो गई है। इसमें भी सिर्फ आपको दीवारें ही देखने को मिलती हैं बाकी, और छत तो किसी भी पोर्शन में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ये ट्रेजरी के पीछे तीसरी बिल्डिंग है। ये भी ऊंचाई पर ही स्थित है। इसके पीछे एक टावर देखने को मिलता है और ये भी लगभग 3 मंजिला इमारत ही देखने में समझ में आती है। और इसमें नीचे बेसमेंट में भी आपको छोटे ट्रेजरी के जैसे ही रूम्स मिलेंगे और ऊपर काफ़ी बड़े रूम्स देखने को मिलेंगे, काफ़ी ऊंचाई वाले गेट मिलेंगे। कहते हैं कि इसमें ऊंचाई पर होने की वजह से ब्रिटिश सोल्जर्स वगैरह या गार्ड्स जो है यहीं पे तैनात रहते थे, क्योंकि टावर होने की वजह से ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट था और टावर से मतलब दूर तक नज़र अपनी बना करके रख सकते थे, नज़र रख सकते थे कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। इसलिए जो है इसके नीचे गार्ड रूम्स भी बनाए गए थे। ये इमारत का पीछे का हिस्सा है। इसी में कुछ रूम्स का यूज़ गन पाउडर और हथियार के लिए भी होता था। हथियार और गन पाउडर को मोटी दीवारों वाले अलग कमरों में, तहखानों में रखा जाता था ताकि आग या तोप के हमले से कम नुकसान हो, और वॉर के समय सप्लाई पॉइंट का भी काम करता था। अनाज मजबूत कमरों और तहखानों में रखा जाता था। मुख्य रेजिडेंसी भवन और पास की कुछ सुरक्षित इमारतों जैसे ट्रेजरी या भंडारनुमा कमरों में स्टोर करते थे, क्योंकि घेराबंदी के समय राशन सीमित था और युद्ध कब तक चलेगा इसका कोई ठिकाना या पता नहीं था इनको। उस समय जो हमला हुआ था वो कितना ज़बरदस्त रहा होगा, केवल इस टावर की हालत ही देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सीज ऑफ लखनऊ के समय यही कमरे लोगों के लिए टेम्परेरी शेल्टर भी बने और औरतों बच्चों को भी कभी कभी नीचे इन्हीं सुरक्षित हिस्सों में रखा जाता था। यहाँ रेजिडेंसी में पीछे एक दूसरा चर्च भी है जो ब्रिटिश रेजिडेंट्स और सैनिकों के लिए बनाया गया था। इसी चर्च के पास ही एक ग्रेवयार्ड भी बनाया गया था। खासकर 1857 की घेराबंदी के दौरान जो ब्रिटिशर्स मारे गए थे उन्हें यहीं दफनाया गया था, और जो सैनिक या नागरिक जीवित बचे थे उन्होंने रात के समय या फायरिंग कम होने पर मारे गए ब्रिटिशर्स को इसी सिमेट्री में जल्दी जल्दी दफना दिया करते थे, क्योंकि विद्रोह के समय गर्मी का सीज़न था और बीमारियां ना फैलें इसका भी उन्हें ध्यान रखना पड़ता था। बात है 1856 की, जब ब्रिटिश सरकार ने अवध को अपने कब्जे में कर लिया था और वाजिद अली शाह को लखनऊ से जबरन हटाकर कलकत्ता भेज दिया था। इसलिए 1857 की लड़ाई के समय नवाब लखनऊ में थी ही नहीं। बेगम नवाब के साथ कलकत्ता ना जाकर कैसरबाग के शाही महल में ही रहीं। शाही महलों पर ब्रिटिशर्स की नज़र बनी रहती थी। वो कैसरबाग के और अन्य राजमहलों में आते जाते रहते थे, लेकिन शुरुआत में बेगम हज़रत महल को राजनीतिक खतरा मान ही नहीं रहे थे। 1857 की क्रांति अचानक और व्यापक रूप से फूटी। जब तक अंग्रेज़ों को असली खतरे का अंदाज़ा हुआ तब तक हालात उनके नियंत्रण से बाहर जा चुके थे। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने खुलकर नेतृत्व किया। उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कद्र को गद्दी पर बैठाया और लखनऊ रेजिडेंसी का घेराव किया। तब अंग्रेज़ों को समझ आया कि उन्होंने उन्हें हल्के में ले लिया था।
1857 के विद्रोह में ही दिलकुशा कोठी और मूसाबाग पैलेस भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट रहे और वो भी क्षतिग्रस्त हुए। अगर आपने अब तक के दिलकुशा कोठी और मूसाबाग पैलेस नहीं देखा है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने अच्छे से डिटेल में बता रखा है कि दिलकुशा कोठी और मूसाबाग पैलेस में क्या हुआ था और वहाँ पे पहले क्या होता था नवाब के समय। कहते हैं बेगम हज़रत महल को पकड़ने की कोशिश अंग्रेज़ों ने बहुत की, लेकिन वे उन्हें पकड़ नहीं सके और वे लखनऊ छोड़कर नेपाल चली गईं। 1858 के बाद अवध पूरी तरह से ब्रिटिश शासन में चला गया था और नवाब की सत्ता समाप्त हो चुकी थी और फिर इस तरह ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ। म्यूज़ियम के अपोजिट में आपको ओमनीज़ हाउस देखने को मिलता है। ये रेजिडेंसी कॉम्प्लेक्स की एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, एक रहने का महल या बंगलो आप कह सकते हैं। यहाँ ब्रिटिश ऑफिसर्स या सीनियर ऑफिसर्स रहते थे। इसका नाम भी एक ब्रिटिश ऑफिसर मिस्टर ओमनी के नाम पे पड़ा था और कहते हैं इस बिल्डिंग के जस्ट बगल में आपको पोस्ट ऑफिस भी देखने को मिलती है। उस समय की रेजिडेंसी के अंदर ही डाक व्यवस्था चलती थी। ऑफिशियल लेटर्स, गवर्नमेंट ऑर्डर्स और कम्युनिकेशन यहीं से होता था। इसी ओमनी हाउस के पीछे आपको एक बड़ा सभागार हॉल देखने को मिलता है। यहाँ ऑफिशियल मीटिंग्स, पार्टीज़ और दावतें आयोजित होती थी। ब्रिटिश रेजिडेंट और अवध दरबार के अधिकारियों की औपचारिक मुलाकातें भी यहीं होती थी। इसके पीछे और बगल में खुला मैदान भी है जो समारोहों के लिए उपयोग में होता था। कुछ हिस्से में रहने के क्वार्टर और सहायक भवनों के अवशेष भी मिलते हैं। ये एक छोटी मस्जिद परिसर के अलग हिस्से में थी और जो मूल रूप से नवाबी दौर की इमारत थी और बाद में रेजिडेंसी के क्षेत्र में अंग्रेज़ों द्वारा शामिल कर ली गई थी। यहाँ पे लखनऊ के जो नेटिव वर्कर्स होते थे, जो वहाँ पे काम करते थे, इंडियन वर्कर्स, उनके लिए एक तरीके से इबादत खाना बन गई थी बाद में। अगर हम बात करते हैं रसोई घर की, तो बड़े अधिकारियों की रसोइयाँ उनके बंगलों में ही हुआ करती थी और सामान्य अंग्रेज अफसरों और सैनिकों के लिए सामूहिक रसोई होती थी जो सर्वेंट्स क्वार्टर्स के पास होती थी। वहीं उनका खाना भी बनता था और 1857 के घेराव के समय खाना अक्सर दीवारों के और तहखानों के पीछे ही बनता था। सर्वेंट्स क्वार्टर्स जो होते थे वो बड़े बंगलों जैसे ओमनी हाउस या डॉक्टर फेरर्स हाउस हो गया, तो इन्हीं के पीछे या बगल में छोटे कमरों की कतारें होती थी, उन्हीं में सर्वेंट्स वगैरह सब रहा करते थे। छोटी मस्जिद के सामने जो बिल्डिंग दिखाई देती है वो फेरर्स हाउस है। ये घर ब्रिटिश सर्जन डॉक्टर जोसेफ फेरर का मूल रूप से निवास था। 1857 के विद्रोह के दौरान इसका उपयोग अस्पताल और शरण स्थल की तरह भी किया गया। डॉक्टर फेरर ने घेराव के समय उन सभी सैनिकों और नागरिकों का इलाज किया था। जब रेजिडेंसी 87 दिनों तक घिरी रही तब फेरर्स हाउस सुरक्षित स्थानों में से एक था और इसी के तहखानों में महिलाएं और बच्चों को शरण दी जाती थी। बाद में ये इमारत भी गोलाबारी में बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुई। इसी फेरर हाउस के बगल में बेगम कोठी भी हुआ करती थी जो कि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और इस वक्त तो उसकी दीवारें भी देखने को नहीं मिलती हैं। और कहते हैं कि बेलीगार्ड के गेट साइड में सबसे ज़्यादा हमले हुए थे, इसलिए इधर की बिल्डिंग्स ज़्यादा डैमेज हुई हैं। तो इस तरह से रेजिडेंसी जो है वो खंडहर में बदल गई। लखनऊ का इतिहास देखकर सुनकर आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में। नमस्कार।